नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन इज, देखो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम थ्री स्टेट में डिवाइड कर देते हैं, थ्री पार्ट्स में, लाइक वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव जनरली जो होते हैं आपको वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, यानी कि किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। कि जो वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका जो मेथड होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो अभी हम पढ़ समझेंगे। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको अब किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इनका, वो अब हम समझेंगे। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरह से गिवन है। फ्लो चार्ट ये है आपका कि देखो जो और उसकी कंसेंट्रेशन जब की जाती है तो मेटल्स विद हाई रिएक्टिव, मैंने क्या कहा, इनका इनको इनके लिए क्या किया जाता है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। टारगेट तो यही है ना आपका, प्योर मेटल लेना, ठीक है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, इसमें दो प्रोसेस होते हैं आपके, क्योंकि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, या तो वो बनाएंगे कार्बोनेट और, यानी कि जो मेटल्स है उसके साथ क्या होगी, कार्बोनेट होगा, या जो मीडियम रिएक्टिव वाले ये जो मेटल्स होते हैं इनके साथ सल्फाइड और होती है। कौन सी होती है, सल्फाइड। अब अगर कार्बोनेट और है तो C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। ये क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सल्फाइड और होगी तो इसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं रोस्टिंग। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं इसमें क्या होगा, या तो मेटल के साथ कौन सी और दिखाई देगी आपको, कार्बोनेट, या आपको मेटल के साथ कौन सी और दिखाई देगी, सल्फाइड। और ये स्पेसिफिकली भाई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखना क्या होता है, HCS, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। क्लियर हो गया तक, ठीक है। अब देखो जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसको, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को, तो ये करने के बाद ये जो मेटल दोनों, ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या किया आपने, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, दोनों ही प्रोसेस में ये चीजें क्या होती है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लेकिन अभी इतना समझो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद जो आपके मेटल्स होते हैं, जैसे कि ये क्या था, मेटल कार्बोनेट, और ये क्या था, मेटल सल्फाइड था, वो बन जाएंगे दोनों ही स्टेट पे, क्या बन जाएंगे, ये मेटल ऑक्साइड। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करके ऑक्सीजन रिमूव हो गई एंड वी विल गेट द प्योर मेटल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव। जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव है वहां पर आपको देखने को मिलती है सल्फाइड। क्या देखने को मिलती है, सल्फाइड। अब क्योंकि लो रिएक्टिव होते हैं तो जैसे आप रोस्टिंग करोगे, क्या करोगे, रोस्टिंग, तो उसमें मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर मेटल, क्योंकि लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव वाले केस में सल्फाइड के बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, बस आपको उसको क्या करना होता है, रिफाइन करना होता है। समझ में आ गया। जो हाई रिएक्टिव होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। जो मीडियम रिएक्टिव होता है उसका क्या होगा, दो चीज, या तो वो मिलेगा कार्बोनेट के साथ या सल्फाइड के साथ। कार्बोनेट वाले का क्या करोगे, कैल्सिनेशन, सल्फाइड वाले का क्या होगा, रोस्टिंग। और दोनों ही आगे आगे क्या बन जाएंगे, मेटल ऑक्साइड। फिर उसका क्या कर दोगे, रिडक्शन, रिडक्शन करके यू विल हैव द प्योर मेटल। लेकिन जो लो रिएक्टिव वाले में आपको मेटल के साथ सल्फाइड और मिलेगी, उसका जब आप रोस्टिंग करोगे तो डायरेक्टली आपको मेटल मिल जाएगा, बस आपको उसको क्या करना होता है, रिफाइन करना होता है। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। गैंग्री, गैंग्री क्या होता है, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। में जो भी ये ओर्स होती है इसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी आपकी ये ओर्स होती है इसमें बहुत तरह की क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, इसको क्या कहते हैं, हम गैंग्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, गैंग्री। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने आपसे बात की थी रोस्टिंग की, किस ओर के लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यही हमने कहा था ना कि फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में। तो जो सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, पर कैसे होता है, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। यहाँ पे एयर का मतलब ऑक्सीजन से जब आप रिएक्ट करोगे इसको स्ट्रांगली क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब फर्क पता किस चीज का होता है दोनों में, स्ट्रॉन्ग एयर और लिमिटेड एयर का। देखो यहाँ पर कैल्सिनेशन में द कार्बोनेट और
ये तो पता है ना कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन होता है। कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सेम चीज है। बाय हीटिंग स्ट्रांगली, ये भी सेम चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और यहाँ पर क्या होता है, इन लिमिटेड एयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो जिंक कार्बोनेट हो गया, आपने इसको हीट किया, तो बट वी विल हैव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन आपको पता है भैया, ये 4 टर्म्स गैंग भी तो मैंने अभी बता दी। जो आपने फ्लो चार्ट था उसमें 3 अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। कैल्सिनेशन समझ में आ गया, कार्बोनेट और को क्या किया जाता है, एक्सेस एयर के साथ स्ट्रांगली हीट किया जाता है, देन वी गेट द ऑक्साइड ऑफ मेटल। सल्फाइड और में भी क्या किया जाता है, एक्सेस सॉरी कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर के साथ किया जाता है, एक्सेसिवली हीट किया जाता है। लेकिन सल्फाइड में क्या होता है, एक्सेस एयर के साथ। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पर हुआ था, जब मीडियम रिएक्टिव मेटल जो का कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद वो मेटल ऑक्साइड बन गया था, तो आपने उसको क्या किया था, रिडक्शन किया था। फिर वो मेटल ऑक्साइड से आपको क्या मिला था, मेटल। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आर reduced to corresponding metals by using reducing agent like कार्बन। आपने कार्बन का यूज किया, इसने ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, और आपको क्या मिल गया, प्योर मेटल। क्या मिल गया, प्योर मेटल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की रिफाइनिंग की, इलेक्ट्रोलिसिस हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। हाँ जी, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, हाई रिएक्टिव मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं, हाई रिएक्टिव। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें ये चीज कुछ आपको जो डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा। एनोड वो स्ट्रिप होगी जिसमें क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा, और मेटल यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कॉपर। कैथोड की जो स्ट्रिप होगी उसमें क्या होगा, प्योर मेटल कलेक्ट होगा। शुरुआत कहाँ से होगी, एनोड से। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद आपका जो प्योर मेटल होगा वो किस स्ट्रिप में जाएगा, कैथोड में जाएगा। समझ में आ गया। एनोड में क्या होगा, इम्प्योर मेटल होता है, उस इम्प्योर मेटल का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने का जब वो प्योर मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट होता है, वो कहां पर जाता है, कलेक्ट होता है कैथोड में। ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलिसिस वी नीड टू हैव इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका, कॉपर सल्फेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, हम उस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ रहा है, जैसे हम करंट पास करवाते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, द इम्प्योर मेटल्स फ्रॉम एनोड। एनोड में जो ये इम्प्योर मेटल्स थे, यानी कि इम्प्योर कॉपर, ये क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि किसमें, कॉपर सल्फेट। कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, यहाँ आपका जो है आपका क्या है, इम्प्योर कॉपर है। क्या है, इम्प्योर कॉपर। जैसे आपने करंट पास करवाया, ये इम्प्योर कॉपर जो है सॉल्यूशन में आ गया, और ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो इसमें मिक्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे करंट पास हुआ, ये आपने बैटरी शैटरी लगा रखी, जैसे करंट पास हुआ तो यहाँ से इम्प्योर मेटल किस में आ गया, इस सॉल्यूशन में आ गया। तो सॉल्यूशन किस चीज का, आपका कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या कहा, पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्लियर, ठीक है। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode। अब क्या होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, जितना भैया इम्प्योर था उतना ही इम्प्योर मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर में। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ वो इम्प्योर मेटल क्या हो गया, प्योर में हो गया। सारी की सारी इम्प्योरिटीज वहां से हट गई, ठीक है। वो कहां पर चला जाएगा, कैथोड में। यानी कि ये जो इम्प्योर मेटल है आपका, यहाँ पे जो आपका ये प्योर मेटल था, प्योर होने के बाद वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कैथोड में।
कहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैथोड। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एंड द इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और जो भी उस मेटल में इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएगी। इंसॉल्युबल है तो डिसॉल्व तो होगी नहीं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, एनोड मड। द insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called as anode mud। बोलो भाई, क्लियर हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, एनोड में क्या थी, इम्प्योर मेटल, और यहाँ जो आपको ये लिक्विड सा दिखाई दे रहा है एक सॉल्यूशन है, किस चीज का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने यहाँ से करंट पास करवाया, जैसे आपने यहाँ से करंट पास करवाया, यहाँ से ये सारी की सारी इंप्योरिटीज कहाँ इकट्ठी हो गई आपकी, कॉपर सल्फेट। हाँ जी सर, इलेक्ट्रोलाइट हर एक स्पेसिफिक मेटल का बदलता रहता है, कॉपर सल्फेट बदलता रहता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो भी इंप्योरिटीज थी वो इनसॉल्युबल होती है, तो कहाँ सेटल डाउन हो गई, नीचे सेटल डाउन, एनोड मड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, जो प्योर मेटल हो कहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेम इक्विवेलेंट कैथोड। प्रोसेस क्लियर हो गया, कोई डाउट।